अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो एक छोटा सा सेगमेंट होता है जहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो इस सेगमेंट को हम थोड़ा सा रियलाइज करें, और वो होता है टॉपर और फेलियर। इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, ध्यान से इस बात को समझना, और उसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स। ये 24 घंटे इन दोनों के पास होते हैं। वो जो एग्जाम में टॉप करता है, वो जो सेलेक्ट होता है, और वो जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है या अपनी मंजिल से बहुत दूर रह जाता है, इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन चीज होती है वो 24 घंटे 365 दिन ये दोनों के लिए कॉमन होता है। बुक्स की चॉइस हो सकती है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा और तमाम आपको किताबें बताई थी, वो हो सकती हैं, कॉमन भी हो सकती हैं, बट 24 घंटे इन दोनों के पास हैं। अब सवाल है कि ये इन 24 घंटों में अपना आउटपुट मैक्सिमम निकाल पाता है, और इसको पता भी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। इसको लगता है कि केवल कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फलाना जो है 25-30 नई नई किताबें खरीद ली, 20-25 मैगजीन खरीद लेकर आया और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अपने उन 24 घंटों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है। और यहां पर क्या होता है, वो टाइम मिस मैनेज कर जाता है। क्या करता है? मिस मैनेज कर जाता है, और एग्जाम के समय उसको याद आता, अरे यार हमसे ये गलती हो गई। और ये जो व्यक्ति होता है ये डे वन से जानता है कि टाइम ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इस टाइम को मैनेज कर पाते हैं तो मेरे लिए सफलता बहुत आसान होगी। आप कहेंगे सर ये सारी बातें मैं जानता हूं, ये सारी चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है, तो आखिर आप क्या नया बताने जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि हम ये बात जानते हैं, हम सभी जो भी मुझे ये सुन रहे हैं, हम सभी ये बातें जानते हैं। ये दकियानूसी बातें हैं, ठीक है, ये बातें जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर तमाम लोग ये सारी बातें आपसे कहते हैं, टाइम मैनेज करना चाहिए, फलाना टाइम से पढ़ना चाहिए, टाइम से जो टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये बातें 50 मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता चुके होंगे। तो मैं वही बात करने आया हूं? नहीं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं और मैं हमेशा उस कोर टॉपिक पे बात करता हूं जो एक्चुअली समस्या की मुख्य जड़ है। तो जब हम सभी ये बातें जानते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, टाइम मैनेज कर लेना चाहिए, हम सभी ये जानते हैं, हमें सिखाया जाता है, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आखिर हमसे ये हो क्यों नहीं पाता है? प्रश्न है, ये हमसे हो क्यों नहीं पाता? मेरा जो आज की क्लास है वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये मेरी क्लास नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में। सो मेरी आज की क्लास है टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता। हमें सब पता है, यह ज्ञान हमें बहुत लोगों ने बघारा है, हमने हर जगह सुना है, फिर ओजांग सर भी यही बात बघारेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। हम इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि भैया ठीक है, तुमने मुझे बहुत ज्ञान दिया कि टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारा बवाल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो आखिर किस कारण से नहीं कर पा रहा हूं? आखिर टॉपर के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, मैं ये बात जानता हूं, मेरा एग्जाम आज से 365 दिन बाद है, फिर भी मैं क्यों डेली के डेली अपना टाइम वेस्ट करता हूं, या मैं हैबिचुअल हो गया हूं टाइम वेस्ट करने का। अगर मुझे मेरे टाइम रॉबर्स पता चल जाएं, यानी समय चुराने वाले कारक पता चल जाए, तो मैं एक बार बीमारी जब पता चल जाती है तो इलाज संभव हो जाता है। एक बार बीमारी मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मेरे एक 24 घंटे में, मेरे एक दिन में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं करने दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर मैं बहुत आसानी से उसको कर सकता हूं। तो ये ज्ञान से मेरा काम नहीं चलने वाला है। मुझे एक्चुअली में बीमारी का सही तरीके से डायग्नोस करना है, सही तरीके से पता करना है, और एक बार बीमारी सही तरीके से पता चल गई तो आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग जो है इसका इलाज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट, हम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है वो होता है माइक्रो मैनेजमेंट। एक सेगमेंट सा, एक स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करता है, जो टेस्ट में जो है टॉप करता है, और एक एग्जाम जो उसी क्लास में पढ़ते हुए अपने सब्जेक्ट से, अपनी पढ़ाई से दूर हो जाता है और उसका जो है बोझ बढ़ता चला जाता है, वो अपने टास्क पूरे नहीं कर पाता है, लास्ट में उसका सिलेबस छूट जाता है। आखिर उसमें और इसमें बेसिक अंतर क्या होता है? टीचर दोनों के लिए समान है, किताबें समान है, और वो चीज होती है उस 24 घंटे को वो मैनेज कैसे कर पाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे सामने हमारे दुश्मन है, जो हमारे टाइम को खत्म कर रहे हैं, हम उनको पहचान के उनको अवॉइड कैसे कर पाते हैं। जानते हैं जो ये टॉपर्स होते हैं,
आप सभी सोचते होंगे कि मेरी भी रैंक नंबर 1 आए, मैं भी टॉप रैंक में आऊं। तो जो ये टॉपर्स होते हैं वो बेसिकली ये जानते हैं कि कौन सी चीजें मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रही हैं, और उनको वो बहुत ही बेदर्दी से अपने जीवन से हटा देते हैं। वो इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो जानते हैं कि ये चीजें मुझे बर्बाद कर रही हैं, ये चीजें मेरे लिए जो है वो गलत कर रही हैं, उनको वो अपनी लाइफ से हटा देते हैं। तो चलिए आज मैं सबसे पहले आपको टाइम रॉबर्स के बारे में बताता हूं। टाइम रॉबर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेरे समय को खा रही हैं, मेरे समय को खा रही हैं। मैंने कल आपको बताया था कि डायरी मेंटेन करिए, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रॉबर्स, यानी समय चुराने वाले अव्यय। ये जो 24 घंटे हैं आपको अनजाने और जाने पता ही नहीं चलता है, और ये आपका 24 घंटे में से समय निकाल ले जाते हैं। अगर मेरी बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा कितने मेरे पास मैसेज आए जिन्होंने अपने माता पिता को पत्र लिखा, उनकी जो फीलिंग्स हुई। कई लोगों ने कहा कि सीरियसली बहुत दिन बाद हम इतना गहरे से इमोशनल हुए, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, थैंक यू, लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया और उसको करके दिखाया। कई लोगों ने सुना, उसको किया नहीं। तो ये चीजें, मेरी जो चीजें होती हैं, एनएलपी को अनुभव किया जाता है, एनएलपी अंदर से वो प्रैक्टिस से निकल कर आता है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं टाइम रॉबर्स के बारे में, यानी वो चीजें जो आपके इस 24 घंटे में से जो आपका प्रोडक्टिव एरिया है उसको खींचकर बाहर निकाल देते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए, जितने भी आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, सेगमेंट्स में हो, हम इसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। और हम आज बात करने जा रहे हैं टाइम रॉबर्स की। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। टाइम रॉबर्स की दो कैटेगरी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी बाह्य। एक्सटर्नल, जानते हैं आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपके आसपास ही है, जो आपको सफल होने नहीं देता है, आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर चला जाता है। और आप मिसमैनेज हैं, आप अनट्रेन्ड हैं, इसी वजह से आप सफल नहीं हो पाते। कई बार लोग कहते हैं सर मैं बहुत कमजोर हूं, मैं लगता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मैं ऐसा लगता है इस एग्जाम के योग्य नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ मैटर है कि आप ट्रेंड हैं या अनट्रेंड हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि क्या आप अपने इस 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करने योग्य हैं, उसको आपको उसके गुण रहस्य पता है या नहीं पता है। और आपको हराने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी किताबें आके नहीं फाड़ जाता, आंखों पे पट्टी नहीं बांध देता, नशीली दवाएं नहीं खिला देता, आपको कोई बेहोश नहीं कर देता कि आप पढ़ नहीं पा रहे, कोई कुछ नहीं होता है। ये सारी बेहोशी मदहोशी सब तुम्हारे यहां दिमाग में चल रही होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल यानी बाह्य टाइम रॉबर्स, यानी कि समय चुराने वाले। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, इनकी लिस्ट बनाइए और देखिए आपका कौन सा हो सकता है टाइम रॉबर्स, वो मुझे आप मैसेज करके बताएंगे। सबसे पहली बात, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा बॉम्ब यही है, यानी किसी काम को करने की अधूरी जानकारी। किसी काम को करने की अधूरी जानकारी मतलब क्या हुआ? जैसे सर मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं, बहुत बढ़िया बात है। सर मुझे सन 2023 में एग्जाम देना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यह इंफॉर्मेशन आपके पास है। सर मैं आईएएस की तैयारी शुरू कर चुका हूं या कर चुकी, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? और आपने कहा सर मैंने विपिन चंद्रा पढ़नी शुरू कर दी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगला क्वेश्चन यह है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना कि विपिन चंद्रा, मान लो मैं कहता हूं 500 पेज की एक किताब है, इसमें से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, और आपने बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन की इस एग्जाम प्रिपरेशन के आपने सीधे उठाई किताब और उसको यूनिवर्सिटी के बुक की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। आपने बिना इस पे ये जाने कि कौन सा तथ्य आपको अधिक फोकस करना है, कौन सा कम फोकस करना है, आपने इसमें अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे ये किताब आपका एक बहुत कीमती समय निचोड़ना शुरू कर देती है। या हो सकता है आप इतिहास में 3-4 किताबें लेकर चले आए हो हिस्ट्री पे, एक ही टॉपिक पे, और वहां पर आप सबको थोड़ा 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 एक बार पढ़ रहे हो। ये भी क्या कर रहा है? आपको एक्चुअली में नहीं पता है कि मुझे तैयारी करने के सही डायरेक्शन कैसे लेनी है। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट इन एनी सेंस, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप जो है किसी प्रैक्टिस में हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बड़ा टाइम रॉबर जो मैंने देखा है वो यही होता है, हमें काम करने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो नतीजा ये होता है कि एक एक किताब, एक एक सब्जेक्ट हमारा इतना टाइम खा जाता है। तैयारी के 365 दिन में, यानी अगर मैं उसको 12 महीने में बांट
बांट लूं, तो अगर आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, जो लोग 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत के 3 से 4 महीने आप बहुत स्लो होते हैं, आप आराम आराम से मस्ती में चलते हैं। लास्ट में जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, आपकी हालत खराब हो जाती है, आप टाइम मिसमैनेज कर जाते हैं। अच्छा, ये छोड़े वो पढ़ लें, वो छोड़े वो पढ़ लें, और लास्ट में क्या होता है, लगभग आधे लोग जो फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम सेंटर नहीं जाते, एग्जाम को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब वो सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। एग्री करते हैं, ऐसा होता है। तो सबसे पहला सेगमेंट होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू एक्ट, यानी किसी काम करने की सही जानकारी ना होना या अधूरी जानकारी होना। जब मैंने बार बार यहां पर कहा, ठीक है आप आईएएस बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, क्या आपने सिलेबस पढ़ लिया, क्या आपने सिलेबस एनालिसिस कर लिया, क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिया, क्या आपने इस बारे में काम कर लिया कि मेरा मोटिवेशन फैक्टर क्या है, यानी मैं आईएएस या आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या आपने अपने कारकों पर गंभीरता से सोचा कि कल को जब थकान होगी, मेरे पास जो है वो मुझे ऊब होगी, मैं हार मानने लगूंगा, तब कौन सा मोटिवेशन फैक्टर मुझे खींचकर आगे लेकर जाएगा। आपने इन सब चीजों पे काम नहीं किया, आप सीधे गए और इंटरनेट पे देखा, बुक खरीद के लेकर आए। बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं, सर ये वाली किताब पढ़ लें क्या, ठीक है, और वहां से जब है उनका बेसिक, मैं उनसे पूछता हूं इसके पहले के स्टेप पूरे हो गए हैं क्या, बोला नहीं नहीं सर, किताब शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे। मुझे समझ में आ जाता है कि ये फिर सीखते सीखते बहुत समय लेने जा रहा है। तो पहली चीज, किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी पर्याप्त जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वन है टेलीफोन एंड सोशल मीडिया। टेलीफोन एंड सोशल मीडिया, एक आंकड़ों के हिसाब से आज की डेट में एक यूथ बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करता है इस सोशल मीडिया पे। एवरेज एक यूथ मिनिमम जो है वो 35 मिनट्स, एवरेज की बात कर रहा हूं वर्ल्ड वाइड लेवल, 35 मिनट्स स्पेंड करता है। अगर 35 मिनट्स में आप अंदाजा लगाइए, केवल वो सोशल मीडिया पे अपना स्पेंड करता है। एवरेज लोग इससे ज्यादा भी करते हैं, कुछ लोग इससे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। 35 मिनट्स वो सिर्फ सर्फिंग में खर्च कर रहा है आज की डेट में। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अंदाजा लगाइए, अगर आप 35 मिनट आप बुक को पढ़ने में लगाते हैं, आप बुक को पढ़ने में लगाते हैं, तो आप हर 2 हफ्ते में, 2 वीक में एक बुक खत्म कर सकते हैं। इक्वल टू इतना है, राइट। ये जो आप सर्फिंग में लगा रहे हैं, जैसे आप जो है वो फोटोज देख रही है, जो आप यहां लगा रहे हैं, इसकी कीमत है कि आप हर 2 हफ्ते में एक किताब खत्म कर सकते हैं। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि आफ्टर 1 ईयर आपकी क्या स्थिति होगी। आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना पीछे होंगे। आप दोनों ने, इसने जो टॉपर आज कहलाया है और ये जो आज फेलियर कह रहा है, इन दोनों ने अपनी जर्नी एक साथ शुरू की थी, एक ही समय पे शुरू की थी, एक ही जगह से शुरू की थी। लेकिन जो टॉपर है उसको अपने टाइम रॉबर्स के बारे में पता है, कौन मेरा समय चुरा के लेके जाता है। और जो फेलियर होता है वो एक अलग मुगालते में, एक अलग जो है वो नशे में रहता है। और उसका नतीजा होता है कि वो धीरे धीरे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, यानी सक्सेस का कंपाउंडिंग जो होता है, उसको बनाने से चूक जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि हर महीने 2 बुक नहीं पढ़ लेना, यानी कि 12 महीने में 24 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ लेना, यानी 24 बुक्स की नॉलेज इस व्यक्ति की 1 साल बाद इससे ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगा के देखिए इसका नॉलेज बेस कहां से होगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं, सेम टाइम में जहां पर यह व्यक्ति अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, यह व्यक्ति अपना जो है वो बेस बनाता जा रहा है। 35 मिनट आपको लगा रहा है, 35 मिनट तो चिल मारते यार, भाई को रिलैक्स भी तो चाहिए, माइंड को रिलैक्स भी तो चाहिए। लेकिन रिलैक्स की कीमत आप देखिए क्या है। रिलैक्स की कीमत देखिए, ये टॉपर उस रिलैक्स की कीमत, उस रिलैक्स के टाइम को वो 24 किताबों में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों की नॉलेज में 24 बुक्स के बराबर डिफरेंस आएगा। और आप जानते हैं कि यह डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। फिर हम केवल टॉपर्स की फोटो लगाने को मजबूर होते हैं, हम फोटो में जाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगला अगर हम बात करते हैं, और वो होता है रूटीन प्रॉब्लम। रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पुलिस में हैं, अब इनकी ड्यूटी एब्रप्टली लगती है, यह भी बड़ा टाइम रॉबर्स होता है। या जैसे आपका रूटीन, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई सेगमेंट नहीं है, आप देर रात तक आपने वेब सीरीज देखी, आज अच्छी लग गई। अब वेब सीरीज का एक नशा है, फर्स्ट एपिसोड से शुरू हुआ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा लोग देखते रहते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों से बात किया, वो पूरी सीरीज देख के उठते हैं।
अब आप रात में देर से सोए तो ऑब्वियस सी बात है अब आप देर से उठेंगे, यानी जो सुबह आपने 2 घंटे पढ़ने का स्लॉट रखा था वो आपने क्या किया, मिस कर दिया। बोला कल से देखेंगे यार, कल से जरूर पढ़ लेंगे। आपका रूटीन एब्रप्ट है, आप कोई भी शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, और जब शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं और आप डेली हैजार्डली तरीके से, मतलब आपका कभी आप वेब सीरीज देखने लगते हैं, कभी आप पढ़ाई करने लगते हैं, तो कभी आप उस समय घूमने चले जाते हैं, आपका मूड जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, कई बार आप जो गपशप में लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, तो बेसिकली आपकी जो बॉडी एंड माइंड है उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो मेरा टाइम स्लॉट है 2 से 4 बजे का या 6 से 8 बजे का, इसमें मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो जब हमें ये नहीं पता होता, हमारे माइंड को ये चीज नहीं पता होती है कि हमें इस स्लॉट में करना क्या है, तो वो बोर होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, वो बोर होना शुरू हो जाता है, और बोर के लिए वो ऑप्शंस ढूंढता है कि यार थोड़ा सा कैसे अपने आप को बोरियत से बचाएं। और जो हमारे पास आज की डेट में हमारे मोबाइल में ही सारा इंफोटेनमेंट अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, वो तुरंत हमें एक क्लिक पे, एक ऐसा टच मारा, कहीं उठ के ना रिमोट दबाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ टच मारा, और फिर तो ऐसी दुनिया खुलती है जो बोरियत के नाम पे आपका दिमाग घंटों आपके लक्ष्य से आपको दूर लेकर चला जाता है। आपको लगता है ये आधा घंटा 1 घंटा क्या फर्क करता है, एक हल्का सा फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फर्क है वो जमीन और आसमान का फर्क पैदा कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो होता है बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं आउटसाइड एक्टिविटीज या क्राइसिस मैनेजमेंट भी हम लोग कहते हैं। कई बार क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे जो लोग सेल्स में होंगे वो जानते होंगे क्राइसिस मैनेजमेंट किसे कहते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि जब हम आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन, यानी कि जैसे मान लो एग्जाम आ गया, अचानक से कोई टेस्ट आ गया, जैसे कई बच्चे हैं तो अचानक से स्कूल का जो है अनाउंसमेंट हो गई कि कल टेस्ट है, अब उनको क्लास की पढ़ाई और ये सब अब उनको ध्यान नहीं आता, अब उनको पूरा फोकस रहता है यार वो क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। नौकरी में कोई काम आ गया, अब पढ़ाई भूल गई, आपने भी नोटिस किया होगा, अचानक से कोई काम आ गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, सेल्स का रिकॉर्ड मिल गया कि टास्क आपको पूरे करने, अचानक से पढ़ाई लिखाई भूल गई और आप उसमें लग गए। जिसकी वजह से भी क्या होता है, आपका टाइम जो होता है वो किल हो जाता है, ये भी आपका एक टाइम किलर है। और ढेर सारे विजिटर अगर आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लोग घूमने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा समय आपसे चाहते हैं, और आप भी बड़े सामाजिक हैं, सोशल हैं, तो फिर वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दीज आर द आउटसाइड प्रॉब्लम्स जिसको आपको फेस करना पड़ता है। ये तो हो गया कि जब आउटसाइड मुझे प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम आपके अंदर होती है, और उसको मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज इनसाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि इंटरनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वो चीज है जो आपको हराती है, ये आपके हार के लिए ये जिम्मेदार होता है, या आपके अंदर ही ये सारी प्रॉब्लम है। इंटरनल ही कई बार एक्सटर्नल जो टाइम किलर्स होते हैं, टाइम रॉबर्स होते हैं, उनके लिए प्रेरित करता है। तो आंतरिक रूप से मेरा समय कौन चुरा रहा है, मैं कमरे में एकांत में बैठा हूं, किताब भी सामने खुली हुई है, ठीक है, एकदम माहौल शांत है, पढ़ने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा है, फिर भी दिमाग उड़ गया, कहीं का कहीं चला गया, फिर भी भटकते रह गए, फिर भी 2 घंटे कुर्सी पे बैठे रहे और आउटपुट कुछ नहीं निकला, कुछ सोचते रह गए, क्या चीज थी। तो इंटरनल प्रॉब्लम जो होती है आपकी हार का सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए अगर हम बात करें, सबसे पहला और बहुत ही अजीबोगरीब चीज बताऊंगा मैं, यहां विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, भटक रहा है, ना ना ना, सबसे पहले देखते हैं आखिर ये विचार क्यों आ रहे हैं, दिमाग क्यों भटक रहा है, क्यों 1 घंटा 2 घंटा कुर्सी बैठे रहे और कुछ नहीं आउटपुट निकला, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और जब हम पहला हमारा इंटरनल सेगमेंट होता है, आखिर दिमाग क्यों भटक रहा है, क्यों तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट पे, क्यों एक सब्जेक्ट पे अपनी महारत को नहीं हासिल कर पा रहे हो, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और उसको बोलते हैं पहला सेगमेंट, ट्राइंग टू डू सो मच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे बवाल की जड़, ये विचार इतने आ कहां से रहे हैं, ये थॉट्स इतने कहां से जनरेट हो रहे हैं, उसके पीछे जो सब कुछ है वो है एक साथ बहुत ढेर सारी चीज करने की कोशिश, एक साथ बहुत ढेर सारी चीज करने की कोशिश। कई लोगों का मैंने टाइम टेबल देखा, सुबह उठेंगे, ज्योग्राफी, ऐसे होता है टाइम टेबल, बताना 1 आवर, हिस्ट्री 1 आवर, पॉलिटी 1 आवर, न्यूज़पेपर 1 आवर, साइंस 1 आवर, इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब एक ही दिन में ब्रह्म ज्ञान लेके निकलेंगे जब शाम को सोएंगे,
और उनका दिमाग किसी भी विचार को पढ़ने, सोचने, उसको एसिमिलेट करने, उसके ऊपर अपनी धारणा बनाने का समय नहीं पाता है। अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस, कहते ना, एक कहावत हमारे यहां बहुत पहले कही, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। ये बिल्कुल वही है, ठीक है। रशियन प्रोवर्ब में कहा गया, व्हेन यू चेजिंग टू रैबिट्स एट द सेम टाइम यू विल गेट नाइदर वन। जब आप एक साथ दो खरगोशों का पीछा करते हैं तो आपको एक भी नहीं मिलता है, दोनों आपको अलग अलग डायरेक्शन में भगा ले जाएंगे। यानी द वन थिंग, एक लक्ष्य नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको इसकी याद आती है, जब ये पढ़ रहे हो तो आपको इसकी याद आती है, या ये सोचते यार ये बोर लग रहा है, चलो थोड़ी देर पॉलिटी उठा लें। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं आपको मिलता है। मुझे बताइएगा ये बात सही है या नहीं सही है। तो ये जो पहली चीज है वो आपका सबसे बड़ा क्या होगा, ढेर सारे विचार पैदा करता है ये। फिर जो चीज पूरी नहीं हुई 1 घंटे में, आपने कहा 20 पेज पढ़ूंगा 1 घंटे में, नहीं पढ़ पाए, टॉपिक गहरा था, कठिन था, फिर वो दिमाग में घूमता रहता है, यार मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाया, मैं इसका मतलब जो है अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूं। तमाम तरह की चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट थिंग इज दिस कि डोंट ट्राई टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एट अ सेम टाइम। ढेर सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश मत करिए, सबसे बड़ा टाइम किलर है। बताइए, एग्री करते हैं आप इस बात को? एग्री करते हैं? क्या मैंने आपकी नब्ज को पकड़ लिया? क्या इस तरह के टाइम टेबल आपने, मेरे पास 50 टाइम टेबल मैंने स्टूडेंट के देखे हैं, मैं तो आपकी ही चीजों पे आपका सेमिनार कर देता हूं। मानते हैं इस बात को? सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये क्या होगा, आपके दिमाग को जंबल कराता है, भागता रहता है, आपकी एनर्जी जो फोकस होनी चाहिए वो जंबल करती रहती है। आपको सबसे पहला काम करना है, बहुत अधिक करने की कोशिश नहीं करनी है, वन स्टेप एट अ टाइम। जो लोग एक साथ कई जो है वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं वो जल्दी गिरते हैं और उनको लंबी चोट लगती है। जो स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ते हैं, आपको कितनी भी ऊंचाई पर जाना है, याद रखिएगा सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप ही चढ़नी होती हैं। आप धीरे धीरे चढ़ते चले जाएंगे, डेफिनेटली आपको सफलता आपको मिलेगी, आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग हड़बड़ी में चढ़ते हैं, बहुत संभावना है कि उनका पैर फिसल जाए और उनको चोट लग जाती है। नेक्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने आपको हमेशा बताया टाइम किलर टाल मटोल है, इस पर तो मैं पूरी एक क्लास ले चुका हूं। टाल मटोल करने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिले। जैसे मान लो 10 बजे पढ़ने का टाइम था, मान लो 10 बजे सुबह पढ़ने का टाइम था, अच्छा चल यार चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, 10:15 हो गया। अरे बैठ गया भाई, 15 मिनट में क्या हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अभी कैलकुलेट करके देखना, एक दिन में तुम्हारे पास पढ़ने के 4 स्लॉट हैं, ठीक है, 4 स्लॉट हैं, और आपने हर बार 15-15 मिनट लेट किया, यानी आपका 1 घंटा आपने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेशन में बर्बाद कर दिया। यानी 365 दिन में अगर मान लीजिए 340 दिन भी आप स्टडी करते हैं तो 340 घंटे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना घंटे आपने प्रोक्रेस्टिनेशन में बर्बाद किया। ये 15 मिनट आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, अरे बोले 15 मिनट डिले कर दिया, कौन सा डिले कर दिया। लेकिन जब आप 1 साल में अनुमान लगाइए 340 घंटे, और अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए आप अपने कॉम्पिटिटर से, टॉपर से कितना पीछे चले गए। ख्वाब तो आपने टॉपर्स का देखा था, आपने लिखा था फलनवे कुमार आईएएस सन 2024 बैच, दुनिया भर का आपने लिख रखा था, लेकिन आपने सोचा कि आप आईएएस बनोगे कैसे ये टॉपर, क्योंकि आप तो अपने उसी समय में से इतने घंटे आप गंवा चुके हो। वो 340 घंटे आपसे आगे चल रहा है, प्लस चल रहा है। हो सकता है इसमें उसने जो है 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ रखी हो सकता है उसने कम से कम 400 आंसर राइटिंग ज्यादा कर रखी हो आपसे, ठीक है। हो सकता है उसने जो है एस्से ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा हो, आपसे मार्क्स ज्यादा ले जाएगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते बाजार से। किताबें आप 50 खरीद लीजिए, नोट्स खरीद लीजिए, कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, एक चीज आप कभी नहीं खरीद सकते, और वो है बीता हुआ समय। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बीता हुआ समय नहीं खरीद सकता। एक बार ये हाथ से गया तो गया। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूं। और आप मुझे बताइए, हम 15 मिनट, अरे 15 मिनट में क्या जा रहा है, 15 मिनट क्या होता है, कितनी बार आपके मुंह से निकला होगा। लेकिन ये 15 मिनट जब कंपाउंडिंग होती है तो जमीन और आसमान का अंतर करता है। 340 मिनट, समझ रहे हो, पूरा का पूरा प्री का कोर्स आप रिवाइज कर सकते हैं 340 घंटे में। 340 घंटे का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप पूरी आंसर राइटिंग में अपनी मास्टरी कर सकते हैं। इतना बड़ा सेगमेंट है, और आप अपने मार्क्स को जमीन आसमान के अंदर पर लेकर जा सकते हैं। ये 15 मिनट इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है।
अगला स्टूडेंट के लिए थर्ड पॉइंट, और वो होती है मेसी डेस्क। आप जो पढ़ने की मेज पे बैठते हैं, अक्सर ये मेरे साथ भी हो जाता है कई बार, तो उसमें ढेर सारी किताबें, न्यूज़पेपर, इधर ढेर सारी जो है वो मैगजीन्स, ये सब आपने ढेर लगा रखा है। कई बार मैंने वीडियो देखा, आजकल फोटो वोटो लोग जो है इस तरह लगाते हैं, खूब किताबों की ऐसे लाइन लगा लेते हैं, खूब किताबों की सुंदर सुंदर, और वो वीडियो डालते हैं। पता नहीं उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ कभी। वीडियो तुमने आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट लग दिया है, क्लासरूम अपनी कमरे की फोटो लगाते हुए कि पूरा एकदम भर दिया है जबरदस्त तरीके से किताबों से, वो ढेर के ऊपर ढेर, नोट्स के ऊपर नोट्स, मैगजीन के ऊपर मैगजीन। होता क्या है, जब मेसी डेस्क होती है, पेपर वेपर सब जो है वो ढेर के ढेर लगा रखे। पहली बार जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय अपने काम की चीजों को ढूंढने में निकल जाता है। पेन कहां है, पेपर के नीचे घुसा पड़ा है, ठीक है। पहला तो सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट ये होता है जब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हो, ऑप्शंस देख रहे हो। जैसे ही आपका दिमाग बोरियत होता है, यहीं पर फंसता है, टॉपर और फेलियर के बीच में सबसे बड़ा अंतर यहीं आ जाता है। जैसे ही आपका दिमाग बोरियत में जाता है, छोड़ यार ज्योग्राफी की वजह, चल यार थोड़ी देर करंट अफेयर्स की मैगजीन देख लेते हैं, होता है चल यार थोड़ा सा कुछ और टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नई चीज देख लेते हैं, थोड़ी देर अब बोर हो रहे हैं यार। और फिर क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं, दूसरे पे जंप कर जाते हैं, तीसरे को उठा लेते हैं और एक्चुअली में कहीं नहीं पहुंचते हैं। फिर आपको ये लगता है कि 2 घंटे मैंने किया क्या, ना मैं करंट अफेयर्स पढ़ पाया, ना मैं ज्योग्राफी पढ़ पाया, ना मैं आंसर राइटिंग कर पाया, मैं सिर्फ किताबें पलटता रहा, सोचता रहा इतने दिन में ये खत्म कर लेंगे, ये अच्छा लगेगा। राइट और नॉट राइट, मुझे ये बताइएगा। ऐसा होता है कि जब मेसी डेस्क होती है, जब आपकी डेस्क क्लीन है, आपको जो मुझे बुक पढ़नी है, जो मुझे नोट चाहिए, जो मेरा पेन है वो मेरे पास रखा है, और उससे ज्यादा कुछ भी कोई फालतू चीज नहीं, कोई मोबाइल नहीं रखा है, कोई कुछ नहीं रखा है, आप आराम से लंबे समय तक पढ़ते हैं। आप अपना मोबाइल भी रख लेंगे, सोशल मीडिया ऑन भी कर लेंगे, किताबें ढेर सारी रख लेंगे, न्यूज़पेपर भी रख लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, ला यार जरा न्यूज़पेपर में जोड़ के देखें इसमें क्या है। अब पता चला न्यूज़पेपर उठा लिया तो 4, अरे अफगानिस्तान में इतने लोग मर गए। फिर आप वहां पे घुस गए, फिर आधे घंटे बाद अबे मैं तो ज्योग्राफी ढूंढ रहा था, ये मैं कहां अफगानिस्तान में घुस गया। फिर थोड़ी देर बाद ये आता था, लेकिन तब तक आपका क्या होता है, एक बहुत बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कोशिश करिए इंटरनल जो आपकी ये जो डेस्क है उसको क्लीन करके रखिए, उसमें उतनी चीज रखिए जो आपके काम की है, बाकी सबको हटा दीजिए, लॉक कर दीजिए, ताकि जब दिमाग आपका ऑप्शंस ढूंढे कि चल यार कुछ और देखते हैं, तो उसको बोलो चल बैठे यहां पे चुपचाप, ये खत्म करके उठना है आज। तो तुम्हारा दिमाग हमेशा जो होता है, माइंड इज लाइक अ मंकी, बंदर की तरह है, तो ये कूदता रहेगा, इसको तुम्हें कंट्रोल करना है। टॉपर कंट्रोल कर ले जाता है, और जो नहीं कर पाता है वो फिर कहता है कि भैया ये हमारा 5वां अटेम्प्ट है, देखते हैं प्री निकलता है कि नहीं निकलता है। तो कहानियां तो हर कोई सुना रहा है, तुम भी सुनाइए, वो भी सुनाए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड द लास्ट वन, ये मैंने देखा आज के यूथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और मुझे बताना ये है या नहीं है। बहुत ढेर सारे लक्ष्य बना लेना। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं सर ढेर सारे इस तरह के, बहुत ढेर सारे लक्ष्य बना, टू मेनी गोल्स, ऐसे होता है। देखो ये स्टूडेंट ने शुरू किया, सर हाँ बेटा, सर मुझे आईएएस बनना है, बहुत बढ़िया बेटा शाबाश। ये रहा, सर मुझे दिमाग में लबासना है, अब देखना क्या होता है। सर मुझे लबासना पड़ता है, हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ाई शुरू करो, बहुत बढ़िया। 1 महीना 2 महीना बीता, तब तक सर वो पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ था, एग्जाम है, दे आए, कोई बात नहीं बेटा। अब गए यहां से हटे, अब यहां तैयारी करे, मान लो 15 डेज तैयारी किए, एग्जाम दे के आए, सबको पता 15 दिन में होना नहीं है तुम्हारा। फिर वापस लौटे, बोले नहीं सर मैं आईएएस की तैयारी दोबारा शुरू करना चाह रहे, 1-2 दिन रेस्ट करके आप लौटे, लेकिन आपका क्या हुआ, एक अच्छा खासा टाइम खराब हो गया। फिर सोचे फलानवा का एग्जाम देना है, फलानवा का एग्जाम देने चले गए, वो कोई और XYZ एग्जाम दिया, फिर यहां से लौटे, ठीक है। खैर यहां तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आप जिगजैग करते रहोगे, ठीक है। तो क्या होता है, आप ढेर सारे गोल बना लेते हो, ढेर सारे गोल में कई बार इंटरनल, मान लो एग्जाम आपको ही देना है, लेकिन सर जैसे मेरे कई बच्चों ने कहा, सर जो है वो न्यूज़पेपर, सर नोट्स कब बनेंगे। अभी आप दूध के दांत आपके टूटे नहीं है, न्यूज़पेपर आपने ढंग से उठाया नहीं। पहले दिन का क्वेश्चन क्या होता है, सर न्यूज़ से नोट्स कैसे बनाए न्यूज़पेपर से। अरे न्यूज़पेपर पढ़ना तो सीख लो, तुमने न्यूज़पेपर से नोट्स, फिर उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर नोट्स पॉइंट वाइज बनाए या पैराग्राफ वाइज बनाए। अभी तुमने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, उसको अपनी हैबिट में लेकर नहीं आए हो, और पहले दिन ही तुमने न्यूज़पेपर उठाया, तुम सोच रहे कि पहले दिन ऐसा स्क्रिप्ट लिखें कि सीधे इसी से जो है मेंस का क्वेश्चन बनकर आ जाए।
क्लियर? सो दिस इज द फैक्ट। तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलने के बजाय आप ढेर सारे लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे कई बच्चों ने मेरे से कहा, आंसर राइटिंग की बात हुई, सर मुझसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाता। मैंने पूछा कितने दिन हुए तैयारी के? बोले 20 दिन हुए। मैंने कहा वाह, 20 दिन हुआ, अभी तुमने किताब की ABCD भी नहीं सुनी होगी। आंसर से पहले मैंने राइटिंग एक डायरी लिखने को कहा, तुम सीधे बोल रहे सर आंसर नहीं लिखा जा रहा है, सर थॉट्स नहीं जनरेट हो रहे। एक बच्चा बोले सर थॉट्स नहीं जनरेट होते हैं। मैंने कहा भैया कितने दिन हुए तैयारी को? बोला 20 दिन हो गए सर तैयारी करते। बोले बताओ इनको 20 दिन में आंसर भी लिख लेना है, 20 दिन में ये थॉट, मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि 30-35 दिन होते होते ये जाके डिक्लेयर कराएंगे लवासना गेट पे, हे खोलो जल्दी मैं आ रहा हूं। तो ये मुझे लग रहा है वहां जाके बोलाएंगे 30-35 दिन में, और मुझे लग रहा है 60वें दिन तक हो सकता है रिटायर भी हो जाए यूपीएससी से। 60 दिन होते होते 2 महीना होते होते हो सकता है बोले कि कैबिनेट सेक्रेटरी पोस्ट से रिटायर भी हो रहा हो। भाई जब तुम 20 दिन में तुम किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर की नोट्स बनाना, तुम आंसर राइटिंग में डेप्थ में थॉट जनरेट करना, तुम सब कुछ सीख लेना चाहते हो, तो 60वें दिन तुम रिटायर भी हो जाओगे कैबिनेट सेक्रेटरी के यहां से। तो 61वें दिन हम तुम्हारा विदाई समारोह भी कर दें, राइट या रॉन्ग? तो यहां पर यही चीज होता है, वी थिंक लॉट। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है, दे आर थिंकिंग लॉट ऑफ, मतलब वो अपना समय नहीं लेना चाहते हैं कि आप देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आ रहे हो, आपको व्यक्तित्व निर्मित करना है, आपको अपनी छोटी छोटी चीजों से लड़ना है, अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा ग्रूम करना है, बहुत ज्यादा हाई पिच पे ले जाना है, अपनी लेखनी पे, अपने बात करने के तरीके, अपने सोचने के तरीके, दबाव को झेलने के तरीके, अपने चारों तरफ के जो है वो जो आलोचनाएं होती हैं उसको भी पॉजिटिवली लेने के तरीके, अपना शेड्यूल मेंटेन करने का तरीका, अपने ब्रेन को हमेशा जो है वो अलर्ट रखने के तरीके, इन सब तरीकों को सोचने की बजाय आप 15-20 दिन में, इनको मैं जानते, मेरी क्लास के बच्चे जानते बहुत हो जान के, मैं इनको पैराशूट स्टूडेंट्स कहता हूं। पैराशूट ऊपर से जम के मम्मास बुआएं हैं, ये लड्डू खा के तिलक लगा आप पहुंचे भैया सर। ये मैगी स्टूडेंट है, ये सोचते जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है, ठीक है, वैसे जो है वो यूपीएससी भी आप आ गए भैया। कई बच्चे मुझसे पूछते सर कोई ऐसी किताब बताइए प्री धड़ाक से निकल जाए। मैंने कहा ऐसी वाली तो हम भी ढूंढ रहे हैं, मिले तो हम भी कम से कम करोड़ 2 करोड़ में बेचे, कहां यहां पढ़ा पढ़ा के जो है वो लगे पड़े। तो ऐसी वाली किताब तो हम भी ढूंढ रहे कि ऐसे पढ़ने से प्री निकल जाए। पूछते हैं लोग। अब एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं आईएएस स्टॉप करता, पहले दिन डिक्लेयर मैं आईएएस स्टॉप करना चाहता हूं, बताइए कैसे पढ़ाएंगे? जवाब तो देने का मन होता है कई बार, लेकिन अब क्या करें, प्रोफेशन ऐसा है कि नहीं जवाब दे पाते। चलो खैर, राइट। तो डोंट थिंक अबाउट, बहुत ज्यादा गोल्स बना लेने से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप जिगजैग मोशन करते रहोगे और कभी भी अपने सपनों की दुनिया को नहीं पा पाओगे। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एग्जैक्टली में आपको आपके लक्ष्यों से बहुत दूर ले जाती हैं। और ये मत कहिएगा कि आपने अपने टीचर से ये पूछा नहीं होगा या आपके दिमाग में ये चीजें चल नहीं रहेंगी। मेरे पास बहुत ढेर सारे मैसेज आते हैं, बहुत गुस्सा आती है, मुझे लगा आज मैं संदेश अपना दे ही दूं। जब आप बड़े निर्माण की तरफ जा रहे हैं, आप क्लर्क नहीं देने जा रहे हैं, आप देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, यही बहुत बड़े गौरव की बात है। कितने लोग तरसते रहते हैं कि उनको यूपीएससी की तैयारी का मौका नहीं मिलता। आप इस प्रक्रिया का एंजॉय नहीं कर रहे कि यह प्रक्रिया मेरे सोचने समझने, मेरे व्यक्तित्व को बदल के रख देगी। आज से साल 2 साल बाद में भारत की राजव्यवस्था, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के विज्ञान, भारत के समाज, भारत की जो प्रौद्योगिकी, इन सब विषयों पर मैं बहुत धाकड़ तरीके से बात कर पाऊंगा। तुम इसको एग्जाम में पास और फेल होने का तुमने पूरा जरिया बना रखा है। तुमने कभी अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचा ही नहीं कि यह मेरे व्यक्तित्व को बदल के रख देगा। आज कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं जो भारत की प्रौद्योगिकी, ज्ञान, विज्ञान, संविधान, भारत की राजनीति, भारत के भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन सब पर धाकड़ तरीके से बात कर सके। अरे जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग के बारे में जान लेगा, वही जान जाए बहुत बड़ी बात है, तो उसको भारत के बारे में कहां पता। लेकिन आज जब आप इस प्रक्रिया में उतरते हैं तो आप हर चीज के विषय में नॉलेजेबल हो जाते हैं, आपको हर विषय पर बात करने के लिए जो तरीका महसूस हो जाता है। आप इस प्रक्रिया को एंजॉय करने की बजाय अचानक से सर मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, सर हम 1 साल में आईएएस बन जाना चाहते हैं, हम सर 6 महीने में बन जाना चाहते हैं। बोले हम सर जिस दिन हम उतरे उसी दिन हम आईएएस हमें बना ही दो, छोड़ो कहा तैयारी वारी हमसे, कहा एग्जाम लोगे जबरदस्ती, हम इतना टैलेंटेड भरे ऊपर से नीचे तक टैलेंट से, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। प्रक्रिया का एंजॉयमेंट करो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन, पहले तो अपने आप को भाग्यशाली करो, ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद करो अपने ईश्वर और खुदा का कि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ये इस लड़ाई को लड़ने का मौका मिला, अपने व्यक्तित्व को जो है वो निखारने का मौका मिला है। आपकी राइटिंग बदल जाती है, आपके नोट्स बनाने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, शब्दों के साथ, व्यवहार के साथ, ज्ञान के साथ। आप गूढ़ता में कि भारत सरकार ये पॉलिसी लेकर आ रही है, ये सही या गलत है, इस पर आप तर्क कर सकते हैं, आप अपने लॉजिक रख सकते हैं। कितने लोगों को यह लॉजिक पता होता है
ये चाय की दुकान पर भसड़बाजी नहीं है। यहां पर आप तर्क देते हैं, आप जीडीपी के आंकड़े देते हैं, आप उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करते हैं। ये मौके को छोड़िए मत, इस मौके को पकड़ के रखिए। ये मौका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस मौके का एंजॉय करने लगेंगे, जब आप इस प्रक्रिया से मोहब्बत करने लगेंगे, प्यार में पड़ जाएंगे इस यूपीएससी के प्रोसेस के साथ, लबासना कहेगा ऐसे मोहब्बत वाले दीवानों को तो मुझे बहुत उम्मीद है। वो ऐसे मजनुओं को खोज रहे हैं, ऐसे दीवानों को खोज रहे हैं जिनको मोहब्बत है यूपीएससी से। तो आप यूपीएससी से मोहब्बत करने की बजाय आप दुनिया भर से मोहब्बत करते घूमते हैं। इसके साथ मोहब्बत कर लीजिए, ये तुम्हारी मोहब्बत की आरामगाह लबासना ही होगी, ये बात याद रखिएगा। सो ये बहुत, आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टाइम किलर रहा है? बहुत से बच्चे मेरे साथ कहते हैं, ठीक है, तो हम भी यही सोचते हैं कि 60वें दिन ये कैबिनेट सेक्रेटरी ना बन जाए, हमें तो यही टेंशन लगी रहती है इनकी प्रगति देखकर। सो टाइम मैनेजमेंट की मेरी ये क्लास जो है वो बेसिकली ये बताती है कि कौन सी चीज आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने दे रही है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में मैं भी कई वीडियो बना चुका हूं और हजारों मोटिवेटर्स यहां बात कर रहे हैं। लेकिन मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलती है, आपको उसके क्रक्स की तरफ जाना पड़ता है, मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कौन सी चीज सब कुछ जानने के बाद मेरे 24 घंटे में मेरा टाइम चुरा रही। आज आपके सामने है, इस पर विचार करिए, अपनी डायरी में लिखिए कि मेरे लिए सबसे बड़ा टाइम रॉबर कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, क्या किस कैटेगरी में मैं आता हूं और कौन सा ऐसा फैक्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी उसको एलिमिनेट करिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया में रश आवर में मत जाइए। कॉन्सेप्टर बैच, इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि कभी भी कॉन्सेप्टर बैच में आप रश आवर में मत जाइए। आप वहां पर प्रक्रिया, जो फर्स्ट ईयर होता है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए काम करिए, स्किल्स पर काम करिए, मोहब्बत करिए यूपीएससी के प्रोसेस से, अपने सब्जेक्ट से साथ प्यार करिए। और जब आप किसी के साथ मोहब्बत में हो जाते हैं ना, तो समय का पता नहीं चलता, एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है, फिर दिन और रात हमेशा तुम्हें वही चीज दिखाई पड़ती है। और जिस दिन यूपीएससी तुम्हारी मोहब्बत बन गई ना, उस दिन तुम खुद कहोगे कि बस जिस दिन मुझे एग्जाम देना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे पता है कि लबासना मुझे बुला रहा है। तो जब तुम्हारी प्यार बहुत शिद्दत से होता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें बुला रही है, तो फिर अपनाम से तुम वहां पहुंच जाओगे। तो हम कॉन्सेप्टर को इसीलिए दो पार्ट में तोड़ देते हैं। फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि आप सिलेबस से दूर रहकर हर सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने की कोशिश करो, उसके क्रक्स को समझने की कोशिश करो, उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। एक बार ये सब्जेक्ट तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया, तो फिर इसके बाद जो बिल्डिंग बननी है वो तो बेतहाशा दुनिया देखेगी इस सेगमेंट को लेकर। तो इसी के साथ जुड़े रहिए। और उजांगा एकेडमी हमेशा ये कोशिश करती है, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी क्लास भी उसी कॉन्सेप्टर बैच का हिस्सा है, उसी फाउंडेशन एनसीईआरटी बैच का हिस्सा है, जहां हम लगातार कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज मेरे बच्चे की सक्सेस को रोक रही है। हम उसको आते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हम क्लास में बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें। क्योंकि एक बार वो बाधाएं खत्म हो गई तो जीत तुम्हारी कौन रोक के दिखाएगा, जरा देख के बताओ। अगर तुम चलने की हिम्मत रखते हो, सफर में रुकते नहीं हो, पैर तुम्हारे चलते रहते हैं, बाधाएं हमने हटा दी, तो मंजिल तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और लगातार हम यही कोशिश करते हैं और हमारी यही तकनीकी दूसरों से हटकर है, इसीलिए जो रिजल्ट्स हमारे फेवर में आते हैं वो बहुत ही बेशकीमती और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बहुत ही कम उम्र के बच्चे जो है लबासना पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह की परंपराओं को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं।